बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का जो इंग्लिश पोर्शन का एमसीक्यू था बैच 2 का वो एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर वन पेपर एमसीक्यूज दे रहे हैं तो आपने ये नोट किया होगा कि एफपीएससी जो है वो 20 नंबर का इंग्लिश पोर्शन जो है वो आपको देता है और इसमें बहुत सारे जो रूल्स हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं आपके। तो अगर आप ये रूल्स जो हैं वो समझ जाएंगे तो आप 20 के 20 नंबर जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं। इसलिए मैंने ना सिर्फ यहाँ पे आपके साथ एमसीक्यूज के आंसर शेयर किए हैं बल्कि मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ दी है। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज से। पहला एमसीक्यूज था वी डोंट हैव सम ओलिव्स। तो इसके जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे वी डोंट हैव एनी ओलिव्स, we don't have some of the olives and we don't have few olives। इसका आंसर आपके पास था we don't have any olives। अब यहाँ पर हमने any क्यों इस्तेमाल किया है उसके लिए हम जो है वो ग्रामर रूल समझते हैं। जो some होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, जबकि जो any होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखें, आई एम गोइंग टू बाय सम क्लोथ्स, ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो हम कहेंगे सम क्लोथ्स, मैं कुछ कपड़े खरीदूंगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी क्लोथ्स, तो मैं कोई कपड़े नहीं खरीदूंगी, नेगेटिव है सेंटेंस तो आपने यहाँ पे एनी इस्तेमाल किया है। इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे और हैं, जैसे देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, ये पॉजिटिव है तो सम आया है। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द फ्रिज, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी आपने इस्तेमाल किया है। देन वी मेड सम मिस्टेक, कोई नेगेटिव आपके पास वर्ड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपने सम इस्तेमाल किया है। देन वी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, सो डिड नॉट की वजह से यहाँ पर एनी आया है। इसलिए जब आप कहते हैं वी डोंट हैव सम ओलिव्स तो ये जो है वो ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह आपने करना है वी डोंट हैव एनी ओलिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल्दो आई एक्सप्लेन बट ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। इसकी जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे ऑल्दो आई एक्सप्लेन बट ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ऑल्दो आई एक्सप्लेन ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और दो आई एक्सप्लेन बट ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। इसका आंसर था although I explained he was not ready to accept। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब आपके पास ये वर्ड होता है although या but तो आप एक सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप although करते हैं या फिर आप but करते हैं। इसको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इट रेन्ड अ लॉट बट वी एंजॉयड आवर हॉलीडे, और इसी को आप इस तरह भी कह सकते हैं although it rained a lot we enjoyed our holiday। नेक्स्ट अगर आप देखें तो I was really tired but I could not sleep, और सेम सेंटेंस को आप इस तरह भी कह सकते हैं although I was tired I could not sleep। तो या तो आप although इस्तेमाल करते हैं या आप but इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो हमारे पास क्वेश्चन था although I explained but he was not ready to accept, उसका जो आंसर था वो था although I explained he was not ready to accept। जो बाकी दो ऑप्शन हैं आपके पास उसमें आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशन साथ साथ यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव बेटर टू डू दिस वर्क टुडे। इसके जो ऑप्शन है आपके पास वो थे यू हैड बेटर टू डू दिस वर्क टुडे, यू हैव टू डू दिस वर्क टुडे, यू हैव बेटर डू दिस वर्क टुडे। इसका जो आपके पास आंसर था वो था यू हैड बेटर डू दिस वर्क टुडे। अब इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे दो ग्रामर रूल जो हैं वो समझने पड़ेंगे। पहला आपके पास ये है कि जो वर्ड फॉर्म होती है उसके साथ हमेशा हैड बेटर आता है और हैव बेटर नहीं आता। आप हैव बेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे यू हैड बेटर नॉट ईट माई पिज्जा। और जो सेकंड एग्जांपल है, इट्स योर मॉम्स बर्थडे टुमारो, यू हैड बेटर बाय हर समथिंग नाइस। दूसरी चीज इसमें ये है कि यहाँ पे हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें जो आपके पास है हैड बेटर, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, विश, इफ ओनली और व्हाट इफ, तो ये पास्ट टेंस में एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन हम बात प्रेजेंट या फ्यूचर की कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, यू हैड बेटर नॉट ईट माई पिज्जा, आई विश आई वर टॉलर, सो मैं लंबी होती, तो ये मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो पास्ट टेंस में है। इट्स हाई टाइम यू टोल्ड हर द ट्रूथ, कि ये सही वक्त है आपको सच बताना, कि आप उसको सच बताएं। पास्ट में एक्सप्रेशन है, लेकिन हम बात प्रेजेंट या फ्यूचर की कर रहे हैं। इफ ओनली आई स्टडीड हार्डर एट स्कूल, तो इतने ये इस तरह के जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन हैं, उसमें आप ये सारे एक्सप्रेशन पास्ट टेंस में होंगे, लेकिन हम बात प्रेजेंट या फ्यूचर में कर रहे होते हैं। इसलिए जो आपके पास वहां पे ऑप्शन थी वो हैड बेटर थी। यहाँ पे मैंने आपके पास कुछ पेपर्स जो मैंने पहले बनाए थे, उसके मैंने आपके साथ लिंक शेयर किए हैं। आप जो है वो पेपर जो है उसमें जो इंग्लिश पोर्शन है वो देख सकते हैं। मैंने इसी तरह उसमें भी सारे जो रूल्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सी यू। अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, वी ऑल लुक फॉरवर्ड सीइंग यू। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो है वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे आपके पास क्या ग्रामर रूल है, वो ये है कि जब भी आपके पास लुक फॉरवर्ड टू का एक्सप्रेशन होता है, तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो लुक फॉरवर्ड टू विद वर्ब एंड विद आईएनजी। तो जब भी आपके पास लुक फॉरवर्ड टू है, उसमें आपने वर्ब के साथ आईएनजी जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर आप इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द ग्रैंड चिल्ड्रन अगेन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो यहाँ पे जितने भी लुक फॉरवर्ड के एक्सप्रेशन हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आती है। और लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज होने वाली है, आप उसके लिए खुशी महसूस कर रहे हैं या एक्साइटेड जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए जब यहाँ पे आप देखें वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सी यू, तो जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आपके पास वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शी हैज बीन फ्लाइंग काइट फ्रॉम 2 years। इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन थी वो थी, शी हैज बीन फ्लाइंग काइट ऑलरेडी फॉर 2 years, शी हैज बीन फ्लाइंग काइट सिंस, शी हैज बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 years। इसके लिए जो आपके पास आंसर था वो था, शी हैज बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 years। अब यहाँ पे फॉर क्यों है, इसके लिए हम यहाँ पे ये रूल समझेंगे फॉर और सिंस का। जो फॉर होता है वो रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, कि कब से लेकर कब तक, जबकि सिंस जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर करता है, लाइक कब से। ये तस्वीर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इस पॉइंट से जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके आगे तक, तो ये जो है ये कब से है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 6 years। तो यहाँ पे जो 6 year है, फॉर 6 years, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लाहौर में 2015 से रह रही हूँ 2022 तक, तो ये वो ड्यूरेशन बता रहा है 6 year का। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2012, इसका मतलब है कि मैंने 2012 से रहना शुरू किया है। सिमिलरली वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। तो इसका मतलब ये है कि जब फॉर 10 years कह रहा है तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल 2012 की ये बात है जब वेडिंग हुई थी, जब ये मैरिज हुई थी, और अब 2022 है तो उसको 10 साल हो गए हैं। लेकिन जब हम कहते हैं वी हैव बीन मैरिड सिंस 2011, तो यहाँ पे 2011 में जो है वो मैरिड हुए हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 2011 का है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आप देखें, अनलेस यू हैव नो रूल देयर इज अनार्की। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे इफ यू हैव रूल देयर इज अनार्की, अनलेस देयर इज रूल देयर इज अनार्की, अनलेस यू हैव रूल देयर इज अनार्की। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो है अनलेस यू हैव रूल देयर इज अनार्की। अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें जिसमें पहला जो ऑप्शन है इफ यू हैव रूल देयर इज अनार्की, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपके पास रूल है तो अनार्की क्यों होगा। नेक्स्ट, अनलेस देयर इज रूल देयर इज अनार्की, और अनलेस यू हैव रूल देयर इज अनार्की। तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। नेवर यूज नेगेटिव सेंटेंसेस आफ्टर द वर्ड अनलेस। अनलेस के बाद आप कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस या नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ जो है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी नेगेटिव एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड ईट एट मैकडोनल्ड अनलेस दे आर क्लोज्ड ऑन अ मंडे, और वी कुड ईट एट मैकडोनल्ड इफ दे आर नॉट क्लोज्ड ऑन मंडे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अनलेस जो है, अनलेस के बाद हमने कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं यूज किया, और अगर आप यही सेम सेंटेंस इफ के साथ कहेंगे तो आप नॉट जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अनलेस जो है वो खत्म करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनती है वो है अनलेस यू हैव रूल देयर इज अनार्की। तो अनलेस अगर आपके पास पहले से ही है तो आपको जो है नोट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपके पास था वो ये क्वेश्चन था, कोयटा ग्लेडिएटर इज गोइंग टू विन दिस सीरीज। यहाँ पे जो आपके पास आंसर हैं, जो गिवन आंसर्स थे वो थे कोयटा ग्लेडिएटर विल बी विनिंग दिस सीरीज, कोयटा ग्लेडिएटर आर गोइंग टू विन दिस सीरीज, एंड कोयटा ग्लेडिएटर आर टू विन दिस सीरीज। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है कोयटा ग्लेडिएटर आर गोइंग टू विनिंग दिस सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके पास कोयटा ग्लैडिएटर है और गोइंग टू विन दिस सीरीज नहीं हो सकता, गोइंग टू विनिंग दिस सीरीज है। उसके बाद आपके पास था व्हेन आई हैड ओपन द डोर बेल रंग। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे व्हेन आई ओपन द डोर बेल रैंग, व्हेन आई ओपन द डोर बेल हैड रैंग, देन व्हेन आई ओपन द डोर बेल रंग। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो है व्हेन आई ओपन द डोर बेल रैंग। जी, यहाँ पे ये ऑब्वियस है कि अगर आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस है, तो जो आपके पास सेकंड पार्ट है वो भी आपके पास पास्ट टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ आई न्यू द सीक्रेट आई विल टेल यू। इसके जो ऑप्शंस आपके पास थे वो थे इफ आई हैड नोन द सीक्रेट आई विल टेल यू, इफ आई न्यू द सीक्रेट आई हैड टोल्ड यू, और इफ आई न्यू द सीक्रेट आई वुड टेल यू।
करेक्ट आंसर है इफ आई न्यू द सीक्रेट आई वुड टेल यू। अब इस तरह के सवाल एफपीएससी ने जो बाकी जो पेपर्स हैं वन पेपर एमसीक्यूज अगर आप देखें तो उसमें ऐसे 2 या 3 सवाल जो हैं वो बार बार पूछे हैं। जो पहले पेपर्स हमने शेयर किए थे वो उसमें भी ये वाला जो सवाल था उसको मैंने एक्सप्लेन किया है और मैं यहाँ पे भी आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो होता है ये है सेकंड कंडीशनल। यहाँ पे हम इमेजिनरी सिचुएशंस की बात कर रहे होते हैं लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में। और इस तरह का जो कंडीशनल होता है उसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास इफ है पास्ट सिंपल के साथ तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो वुड होना चाहिए इन्फिनेटिव के साथ। जैसे इफ आई वन $1 million आई वुड बाय अ कार और इफ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग। तो पहला पार्ट अगर आप देखें तो पास्ट टेंस है दोनों सेंटेंसेस में और जो सेकंड पार्ट है वो वुड है इन्फिनेटिव के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं विल यू गो एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल। इसके जो आपके पास ऑप्शंस थे विल यू बी एबल टू गो एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल, विल यू सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल और विल यू कम एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो है विल यू कम एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट आपके पास है द कॉफी इज टू मच कोल्ड। इसके जो आपके पास आंसर थे जो आपके पास गिवन आंसर्स थे वो थे कॉफी इज टू कोल्ड, द कॉफी इज वेरी कोल्ड, द कॉफी इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। अब यहाँ पर जो आंसर है वो है द कॉफी इज टू कोल्ड। लेकिन अगर आप बाकी एक्सप्रेशन देखें तो ये एक्सप्रेशन भी जो है वो ठीक है लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेरी और टू, जब आप कहते हैं द कॉफी इज वेरी हॉट तो कॉफी बहुत गर्म है बट आई कैन ड्रिंक इट, लेकिन मैं इसको पी सकती हूँ। इसका मतलब है कि कॉफी गर्म तो है लेकिन मैं इसको पी सकती हूँ, ये पीने के काबिल है। लेकिन जब आप कहते हैं द कॉफी इज टू हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसका मतलब है कॉफी इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसको नहीं पी सकती। तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम नेगेटिव मीनिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपके पास मोस्ट ऑफ पीपल एग्री विद मी। इसके जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे मोस्ट पीपल एग्री विद मी, मोस्ट पीपल एग्री टू मी, मोस्ट पीपल एग्री टू मी। यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है मोस्ट पीपल एग्री टू मी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आपके पास मोस्ट ऑफ होता है तो उसके साथ आपने हमेशा द लगाना है, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे द होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन कह रहे हैं मोस्ट पीपल एग्री टू मी तो ये एक करेक्ट जो है वो सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट आपके पास है वी वर यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एट वीकेंड्स ऑफ लास्ट समर। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस थी वो थी वी वर यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एट वीकेंड्स ऑफ लास्ट समर, वी यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एट वीकेंड्स ऑफ लास्ट समर एंड वी प्लेड म्यूजिक एट वीकेंड्स ऑफ लास्ट समर। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है वी यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एट वीकेंड्स ऑफ लास्ट समर। अब इसके पीछे क्या आपके पास ग्रामर रूल है वो ये है कि जो यूज्ड टू होता है वो होता है समथिंग वी डिड रेगुलरली इन द पास्ट बट नॉट डू इट नाउ। एक ऐसी चीज जो हम रेगुलरली कर रहे थे पहले लेकिन अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हम वो नहीं कर रहे। जबकि जो बी यूज टू होता है जो एक ऐसी सिचुएशन होती है दैट इज नॉट न्यू और स्ट्रेंज, यू हैव एक्सपीरियंस इट मैनी टाइम। जो सिचुएशन
आपके लिए जो है वो नई नहीं होती, ना वो कोई अजीब सिचुएशन होती है। आपने उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बार बार जो है वो किया होता है, आप उसके आदी होते हैं। और इसमें क्योंकि बी है, बी वर्ब है, तो आप इसको कह सकते हैं इज यूज्ड टू, एम यूज्ड टू और वाज यूज्ड टू। अब इसके जो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। जो यूज्ड टू है उसके साथ आपके पास वर्ब इन्फिनेटिव लगता है, जबकि बी यूज टू इसकी जगह आप इज यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं, एम यूज टू, वाज यूज टू, और आपने नाउन या प्रोनाउन या जो है वो जेरंड जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जिन लोगों को नहीं पता कि जेरंड क्या होता है, वो जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको जेरंड कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, ही यूज टू गो टू अवर स्कूल, तो यूज टू के साथ आपके पास वर्ब लगा है गो टू अवर स्कूल, एंड शी यूज टू लिव इन माई नेबरहुड। और अगर आप ये वाला देखें बी यूज टू, सो ही इज यूज टू स्विमिंग एवरी डे, और आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो यहाँ पे आपके पास आईएनजी फॉर्म है बी यूज टू के साथ, और बी की जगह पे आपके पास इज या एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, सम पीपल आर इंटरेस्टेड बट द मेजोरिटी डज नॉट केयर। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस थी वो थी सम पीपल्स आर इंटरेस्टेड बट द मेजोरिटी डोंट केयर, some people are interested but the majority does not take care, and some people are interested but majority does not care। यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो है some people are interested but the majority don't care। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, I hate to walking in the sun। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं आई हेट वॉकिंग इन द सन, आई हेट हैविंग वॉक इन द सन, आई हेट वॉकिंग अंडर द सन। तो आपके पास जो इसका आंसर है वो था आई हेट वॉकिंग इन द सन। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये टू वॉकिंग क्यों नहीं है, उसके लिए हमें ये ग्रामर रूल समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं आपके पास जो हमेशा टू के साथ आते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब हैं जो आपके साथ हमेशा आईएनजी के साथ आते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं इनमें से जो बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट वर्ब हैं वो यहाँ पे मेंशन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल वांट, नीड, डिसाइड, फॉरगॉट, ट्राई, लर्न, अलाउ, ऑफर एटसेट्रा, इसके साथ हमेशा टू आता है, जबकि लव, हेट, एंजॉय, स्टॉप, माइंड, फिनिश, सजेस्ट एटसेट्रा इसके साथ हमेशा आईएनजी आता है। जैसे कि जब आप कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इवनिंग, तो वांट के साथ आप देखें यहाँ पे टू आ रहा है। सिमिलरली वी डोंट नीड टू गो होम येट, सो नीड के साथ भी टू है। टीना है डिसाइडेड टू सेल हर कार, डिसाइडेड के साथ भी टू है। एंड देन यू फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट, सो फॉरगॉट के साथ भी टू है। लेकिन अगर आप इधर देखें तो आई इंजॉय डांसिंग, आप नहीं कह सकते नॉट इंजॉय टू डांस, हम कभी भी नहीं ये कहते। सिमिलरली आई हेट वॉशिंग डिशेज, सो हेट के बाद भी हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, तो अगेन स्टॉप्ड के साथ भी आईएनजी फॉर्म आ रही है। एंड देन सोनिया सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सो सजेस्टेड के साथ भी आईएनजी फॉर्म आ रही है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे आई हेट वॉकिंग इन द सन, क्योंकि इसके साथ भी आपके पास आईएनजी फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट है इफ आई विल हैव मनी आई विल गेट यू अ गिफ्ट। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस थे, इफ आई हैव मनी आई गेट यू अ गिफ्ट, इफ आई हैड मनी आई विल गेट यू अ गिफ्ट, इफ आई विल हैव मनी आई शैल गेट यू अ गिफ्ट। यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है none of these। जो यहाँ पे ग्रामर रूल है वो ये है कि ये सेकंड कंडीशनल है जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रेफर करता है प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में।
तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि अगर आपके पास पहले पार्ट में पास्ट सिंपल है, तो जो सेकंड पार्ट होगा आपके पास, उसमें आपके पास वुड होगा विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। पहला पार्ट पास्ट टेंस में है, सेकंड पार्ट वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बाय के साथ है। सिमिलरली इफ आई वर टॉलर आई वुड प्ले बास्केटबॉल। यहाँ पे भी जो अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो वुड की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि सेकंड कंडीशनल की जो स्ट्रक्चर या उसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। और अगर आप इसको सही करना चाहें तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इफ आई हैड मनी आई वुड गेट यू गिफ्ट। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो है वो पास्ट टेंस में है और जो सेकंड पार्ट जो है वो वुड में है, तो इसलिए ये आपका सेकंड कंडीशनल है। नेक्स्ट है ही स्टेयर्ड बट ही डिड नॉट सी नथिंग। यहाँ पे जो ऑप्शंस थी वो थी ही हैड स्टेयर्ड बट ही डिड नॉट सी नथिंग, ही वाज स्टेयरिंग बट ही डिड नॉट सी नथिंग, ही स्टेयर्ड बट ही डिड नॉट सी नथिंग समथिंग एंड नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे इसका ग्रामर रूल समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल नेगेटिव था, तो यहाँ पे जब भी आपके पास कोई एक सेंटेंस होता है उसमें हम डबल नेगेटिव नहीं इस्तेमाल किए जाते, वो फॉर्मल इंग्लिश में जो है वो डिस्करेज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन जो आपने मूवीज अगर देखी हैं तो उसमें आप देखते हैं कि वो अमेरिकन जो है वो अपनी इनफॉर्मल इंग्लिश में ये यूज करते हैं, लाइक आई कैन नॉट गो नो वेयर टू नाइट, वो डबल नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मल में तो बिल्कुल भी नहीं करते। इसी तरह और हम जो हैं वो ब्रिटिश वैसे तो यूज कर रहे हैं, वहां तो ये यूज ही नहीं होता डबल नेगेटिव, और खास तौर पे फॉर्मल इंग्लिश में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते आई कैन नॉट गो नो वेयर टू नाइट, बल्कि आप कहते हैं आई कैन नॉट गो एनी वेयर टू नाइट। सिमिलरली आप कह नहीं सकते शी नेवर गोज विद नोबडी, बल्कि आप कहते हैं शी नेवर गोज विद एनीबडी। तो आप डबल नेगेटिव जो है, डबल निगेशन जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए यहाँ पे अगर आप बाकी सारे सेंटेंसेस देखें तो उसमें आपके पास जो है वो कहीं ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, जैसे नेगेटिव डबल नेगेटिव है या वाज लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जिसकी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है वी मस्ट हैव टू टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे जो आपके पास आंसर हैं वो थे वी मस्ट टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल्स, वी मस्ट बी टीचिंग वैल्यूज एट ऑल लेवल्स, और वी मस्ट टू टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल्स। इसका जो आंसर है वो है वी मस्ट टीच वैल्यूज एट ऑल लेवल। वी मस्ट टू नहीं हो सकता यहाँ पे। ओके तो ये आपके पास करेक्ट था। देन वी मिसप्लेस अवर इंटायर लैंग्वेज एट द एयरपोर्ट, सॉरी लगेज, वी मिसप्लेस अवर इंटायर लगेज एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन थे वो थे द एंटायर लगेज बीन मिसप्लेस्ड, द एंटायर लगेज वाज बीइंग मिसप्लेस्ड, और द एंटायर लगेज वाज मिसप्लेस्ड। ये आपके पास स्पेसिफाइज है, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो होगा द एंटायर लगेज वाज मिसप्लेस्ड। नेक्स्ट था जी आपके पास ही सेड मी दैट ही वाज नॉट द राइट पर्सन। ऑप्शन है आपके पास ही आस्क्ड मी दैट ही वाज नॉट द राइट पर्सन, he professed me that he was not the right person, he told me that he was not the right person। यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर था वो था he told me that he was not the right person। उसने आपसे पूछा नहीं था, ना उसने प्रोफेस किया था, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है he told me that he was not the right person। या फिर
अगर आप कह सकते हैं he said to me, said के साथ या तो to me होता, और जो told है उसके साथ आपको to लगाने की जरूरत नहीं है, so he told me। अगर आपने said कहना है तो to लगाना है। जी, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन लेसन लेना चाहते हैं तो ये एक टीचर हैं सर अदनान, उनका नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मैंने भी जो है इन टीचर से जो है वो पढ़ा था, ये बहुत टैलेंटेड टीचर हैं। और मैंने जो इनसे पढ़ने के बाद, सारे ग्रामर रूल सीखने के बाद, मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था वो उसमें जो मेरे लास्ट पेपर में 18 जो थे वो एमसीक्यूज जो थे वो करेक्ट थे। तो अगर आप भी जो ये रूल्स हैं वो सीखना चाहते हैं और आप भी पूरे नंबर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस भी आपके लिए बनाऊं, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।